नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर कहर बर्पा कर रही है। तेजी से बढ़ते मामलों के बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग आज रात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इस मीटिंग में पीएम मोदी ने बच्चों के वैक्सीन ड्राइव को तेज करने के लिए कहा। मोदी ने अहकाम जारी किए कि जिन रियासतों में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं उन रियासतों को टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए। पीएम मोदी ने जिले की सतह पर मौजूद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को यकीनी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने ओहदेदारों से इस सिलसिले में रियासतों के साथ कोऑर्डिनेशन करने और लगातार उनके साथ ताउन करने को कहा। मोदी ने रियासतों के हालात पर बहस करने के लिए वज़ीर आला के साथ एक मीटिंग बुलाए जाने के लिए भी कहा। उन्होंने कोरोना के मामलों के मैनेजमेंट के साथ नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज की अनइंटरप्टेड सर्विसेज देने की जरूरत पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने इस मीटिंग के बाद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई। 15 से 18 साल के यंगस्टर्स समेत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन ड्राइव की तैयारियों पर भी रिव्यू किया गया। इसके अलावा नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज को जारी रखने को यकीनी बनाया गया। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार तेज हो गई है। बीते 24 घंटों में दुनिया भर में 22,30,524 नए कोरोना मुतासरीन मिले हैं और 4,548 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिन के मुकाबले ये मामलों में काफ़ी कमी है, क्योंकि पिछले रोज़ करीब 27 लाख मामले सामने आए थे। इससे पहले जुमे के रोज़ दुनिया भर में 26,96,000 नए केसेस मिले थे और 6,369 लोगों की मौत हुई थी। हफ्ते के रोज अमेरिका में फिर सबसे ज्यादा 4,68,000 केसेस मिले, यानी दुनिया भर के मजमूई मामलों में करीब एक चौथाई सिर्फ अमेरिका में ही मिल रहे हैं। वहीं फ्रांस में 3,03,000, इटली में 1,97,000, हिंदुस्तान में 1,59,000, ब्रिटेन में 1,46,000, ऑस्ट्रेलिया में 1,15,000 और अर्जेंटीना में 1,01,000 नए कोरोना केसेस मिले हैं। पूरी दुनिया में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 55 लाख के पार हो गया है। हम एक्टिव केसेस की बात करें तो दुनिया भर में फिलहाल 4,16,65,442 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है और इनमें से करीब 5.5 लाख अफराद की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में कोरोना वबा की तीसरी लहर में इन्फेक्शन का खतरा पहली बार 1.5 लाख के आंकड़े के पार हो गया। 24 घंटे में इन्फेक्शन के 1,59,424 केसेस सामने आए और 327 लोगों की मौत हुई। आज 40,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। वहीं रियासतों की बात करें तो महाराष्ट्र में 41,434, दिल्ली में 20,181 और बंगाल में 18,802 केसेस सामने आए। टॉप 10 रियासतों में ही 1,26,000 से ज्यादा लोग मुतासरीन इस इन्फेक्शन की चपेट में आए हैं। इससे पहले मुल्क में जुमे के रोज 1,41,986 और जुमेरात के रोज 1,17,100 नए मामले दर्ज किए गए थे। मुल्क में अब तक 3,55,00,000 लोग वबा की चपेट में आ चुके हैं। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा 3,44,00,000 तक पहुंच गया है। मुल्क में फिलहाल एक्टिव केसेस का आंकड़ा यानी जिनका इलाज चल रहा है उनकी तादाद 5,84,580 है। कौमी राजधानी दिल्ली में कोरोना जांच के दौरान पार्लियामेंट हाउस में काम करने वाले 400 से ज्यादा मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। जराये के मुताबिक इन मुलाजमीन की 6 और 7 जनवरी को जांच की गई थी, जिसमें ये सभी कोरोना से मुतासिर पाए गए। तकरीबन 1400 स्टाफ अमले की कोरोना जांच की गई थी, जिनमें से 400 से ज्यादा कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। कोरोना से मुतासिर पाए जाने वाले ज्यादातर लोगों में कोरोना की अलामात नहीं पाई गई। पार्लियामेंट में आइंदा बजट से कबल ये जांच रिपोर्ट सामने आई है। पार्लियामेंट के बजट इजलास की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि कोरोना से पॉजिटिव कितने मुलाजिमीन ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए गए। इसका इंकशाफ जांच नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद किया जाएगा। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मुलाजिमीन और अरकान पार्लियामेंट की जांच का इंतजाम
किया गया था और लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने भी हुकूमत के गाइडलाइंस के मुताबिक 60 से ज्यादा उम्र के अरकान पार्लियामेंट के लिए बूस्टर डोज को लाजमी कर दिया है। इतवार को जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में कोविशील्ड या कोवैक्सीन के बूस्टर शॉट लेने के वास्ते 60 साल से ज्यादा उम्र के अरकान पार्लियामेंट के लिए दीगर अमराज की जांच का भी इंतजाम किया गया है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में नए मुतासरीन का आंकड़ा पहली बार 1,60,000 के पार पहुंचा है। वहीं एक्टिव केसेस की तादाद 5,84,000 है। इस बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुल्क में कोविड मामले बहुत जल्द पीक पर पहुंच सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ने मौजूदा लहर के उतनी ही तेजी से घटने का इम्कान जताया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर समीरन पांडा ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में बढ़ोतरी दर्ज करने वाले इलाकों में कोरोना के एक्टिव मामले 3 महीने के अंदर कम होने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर पांडा ने बताया कि ओमिक्रॉन के 50% से ज्यादा मामले बड़े शहरों में ही मिल रहे हैं। कोरोना की नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर AN अरोड़ा ने भी पीक को लेकर ऐसी ही जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के ग्लोबल डेटा और पिछले 5 हफ्तों के दौरान हमारे अपने तजुर्बे से पता चला कि ओमिक्रॉन के ज्यादातर मामले हल्के और बिना अलामत वाले हैं। वहीं अस्पताल में भर्ती होने वाले पेशेंट्स संगीन बीमारियों या 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं। ओमिक्रॉन की वजह से होने वाली हॉस्पिटलाइजेशन रेट सिर्फ 1 से 2% है। यह आंकड़ा डेल्टा की लहर के दौरान हॉस्पिटलाइजेशन रेट से बहुत कम है। डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि मुल्क में 80% से ज्यादा आबादी वायरस से मुतासिर हुई होगी। 91% से ज्यादा वैक्सीन का एक डोज लगवा चुके हैं और 18 साल से ज्यादा उम्र के करीब 66% लोगों ने दोनों डोजेज लगवाए हैं। ऐसे में तीसरी लहर का असर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि पिछले 24 घंटों में मुल्क में 1,69,000 से ज्यादा 1,59,000 से ज्यादा नए केसेस आए और करीब 5 लाख नए केसेस आने से ही तीसरी लहर का इशारा मिला है। लेकिन ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने के साथ ही कोरोना मामलों में गिरावट देखने को मिलेगी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। अगर आप मास्क पहनेंगे तो लॉकडाउन नहीं लगेगा। केजरीवाल ने कोरोना को शिकस्त देकर इतवार को वापस अपना कामकाज संभाल लिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। अगर आप मास्क पहनेंगे तो लॉकडाउन नहीं लगेगा। दिल्ली समेत पूरे मुल्क में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं लॉकडाउन लगेगा। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव खत्म हो और कोशिश हमारी है कि कम से कम रेस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं ताकि लोगों के रोजी रोटी चलती रहे, लोगों के रोजगार चलते रहें। LG साहब और मैं दोनों मिलके पूरी सिचुएशन को लगातार हम लोग नज़र रखे हुए हैं। कल हमारी DDMA की दोबारा मीटिंग है। उस मीटिंग में एक्सपर्ट्स के साथ फिर से हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन को कि क्या और करने की ज़रूरत है नहीं है। केंद्र सरकार से लगातार हम लोग संपर्क में हैं। केंद्र सरकार से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। तो सब लोग मिलके, मैं, LG साहब, हमारे सारे ऑफिसर्स, केंद्र सरकार, सब लोग मिलके सिचुएशन के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और सिचुएशन को कंट्रोल किए हुए हैं। पहले भी हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके कोरोना की इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक लहर थी जो अप्रैल वाली थी, उसको हमने पार पा लिया। तो इस लहर को भी हम लोग पार पा लेंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, प्लीज़ जाके वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। वैक्सीन लगाने से मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना अगर हुआ तो आपको कम माइल्ड कोरोना होगा, आपकी जान को खतरा नहीं होगा, आपको अस्पताल हो सकता है जाने की ज़रूरत ना पड़े। नमस्कार। कई लोग
सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने इतवार के रोज कहा कि जूनियर डॉक्टर्स के लिए पीजी नीट काउंसलिंग का अमल 12 जनवरी से शुरू हो जाएगा। मांडविया ने एक ट्वीट में इत्तला दी। उन्होंने कहा कि वजारत सेहत की तरफ से रेजिडेंट डॉक्टर्स को दी गई यकीन दहानी के मुताबिक मौखर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद 12 जनवरी से एमसीसी पीजी नीट काउंसलिंग शुरू करने जा रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इससे मुल्क को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजीद ताकत मिलेगी। तमाम उम्मीदवारों के लिए उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने इतवार के रोज बैरून ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानी बरादरी से मुल्क की तरक्की में ताउन करने की अपील करते हुए कहा कि वो हिंदुस्तानी आलमी फलसफे के हकीकी नुमाइंदे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर जारी एक पैगाम में नायडू ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एनआरआईज को हिंदुस्तान की तरक्की की कहानी में हिस्सा लेकर ताउन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस पर बैरून ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानी बहनों और भाइयों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं। मैं आपके रोशन और सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हूं। आप हिंदुस्तानी आलमी फलसफे के हकीकी नुमाइंदे हैं। बुली बाई ऐप के सिलसिले में कलीदी मुलजिम समेत 3 अफराद को गिरफ्तार करने के बाद अब सुल्ली डील मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहली गिरफ्तारी की है। पुलिस ने सुल्ली डील ऐप मामले में कलीदी मुलजिम ओमकेश्वर ठाकुर को मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से गिरफ्तार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमकेश्वर बीएससी का तालिब इल्म है, माफ कीजिएगा बीसीए का तालिब इल्म है और उसने गुज़िश्ता साल जुलाई में सुल्ली डील ऐप तैयार की थी। इस ऐप पर सरकर्दा मुस्लिम खवातीन के बारे में नाजेबा बातें लिखी गई थी और उनकी काबिल एतराज़ तस्वीर भी डाली गई थी। उतना ही नहीं, इस ऐप पर मुस्लिम खवातीन को नीलामी के लिए पेश किया गया था। एक रिपोर्ट में बताया गया कि मुलजिम ने पूछगछ में इंकशाफ किया कि सुल्ली डील मामले में इसके अलावा कई दूसरे लोग भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मुस्तकबिल खरी में इस मामले में मजीद गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। ख्याल रहे कि बुली बाई ऐप तैयार करने के मुलजिम नीरज बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो 7 दिन के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल आईएफएसओ यूनिट की हिरासत में। पुलिस ने मुलजिम से पूछगछ की बुनियाद पर सुल्ली डील मामले में इंदौर से ओमकेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार किया है। इससे फिलहाल पूछगछ की जा रही है। बुली बाई ऐप को भी सुल्ली डील की तरह तैयार किया गया था। उसी तर्ज पर इस पर भी सरकर्दा मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया जा रहा था। उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी और नासेबा बातें लिखी जा रही थी। इन दोनों ऐप्स को गिटहब नामी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया था। हिमाचल प्रदेश में मनाली के भजोगी में इतवार की दोपहर उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब एक 5 मंजिला मकान में अचानक आग लगने से गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। एक बार लोग बम फटने के अंदेशे से दहल उठे और भगदड़ मच गई। बाद में आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि मकान में रहने वाले सभी लोग महफूज निकल गए, लेकिन आग से मकान की 2 मंजिल पूरी तरह जल गई, जिसमें लाखों रुपए के सामान का नुकसान हुआ। आग लगने की वजूहात का अभी पता नहीं चला है। जिस मकान में आग लगी वो उत्तम चंद नाम के एक शख्स का है। आसपास के लोगों ने मकान से धुआं निकलता देखा और इत्तला फायर ब्रिगेड को दी। साथ ही लोगों ने अपने सतह पर आग बुझाने की कोशिश की। मकान में रखे सिलेंडर में धमाके की वजह से आग और ज्यादा भड़क गई। जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल गया। मकान मालिक उत्तम चंद आग लगने के फौरी बाद ही घर से निकल गए थे। इत्तला के काफी देर बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच पाई। भारी बर्फबारी की वजह से टीम को पहुंचने में काफी वक्त लगता देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और आग बुझाने में जुट गए। फायर ब्रिगेड की टीम जब पहुंची तब तक आग पूरी मंजिल में फैल चुकी थी। फायर ब्रिगेड के मुलाजिमीन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर स्टेशन मनाली के इंचार्ज प्रेम ने बताया कि इत्तला मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई, आग को बुझाया और अब हालात कंट्रोल में है। किसका घर है यार? हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर की हुकूमत भी कमाल है।
मुल्क में 34% के साथ सबसे ज्यादा बेरोजगारी की शिकार रियासत में रोजगार देने की जगह हुकूमत सर्वे करने वाली एजेंसी पर ही कार्रवाई करने जा रही है। ये बात खुद वजीर आला कह रहे हैं। वजीर आला ने एक तरह से CMI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी को धमकाते हुए कहा कि ये आदाद शुमार झूठे हैं और एजेंसी के खिलाफ हुकूमत से जो एक्शन बन पड़ेगा वो लिया जाएगा। CMI ने हाल ही में जारी आदाद शुमार में बताया था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा 34.1% बेरोजगारी है, जो मुल्क में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही हरियाणा ने लगातार दूसरी बार शरह बेरोजगारी में टॉप रहकर साल का अख्तिताम किया। इससे पहले साल 2020 के आखिर में भी यहां बेरोजगारी की शरह 32.5% थी, जो मुल्क में सबसे ज्यादा थी। चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट की बुनियाद पर रियासत में 34% बेरोजगारी की शरह की तरदीद करते हुए कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी की हकीकी शरह सिर्फ 6.1% है। वजीर आला ने रिपोर्ट को बेबुनियाद और झूठ का पुलिंदा बताते हुए वाजे किया कि हरियाणा में गुज़िश्ता 3 साल से फैमिली शनाख्ती प्रोग्राम नाफिज किया जा रहा है। इसके तहत तकरीबन 98% कुंभों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उन्होंने कहा कि 65,78,311 कुंभों का रजिस्ट्रेशन हुआ और 2,57,99,000 आबादी निशान जद है। इस आदाद शुमार में 18 साल से 58 साल की उम्र वाले तबके के 1,72,96,000 अशखास हैं, जिनमें से 10,59,530 अशखास ने खुद को बेरोजगार करार दिया। इस आदाद शुमार की बुनियाद पर अगर बेरोजगारी की शरह को नापा जाए तो हरियाणा में सिर्फ 6.1% शरह बेरोजगारी है। वज़ीर आला हमेशा इसे भी कांग्रेस की साजिश बता रहे हैं। देखिए, अभी तो हम पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं और CMI को भी मैं जरूर कोई इसका विषय हम AG साहब से बात करेंगे कि इसके साहब ने भी चिट्ठी लिखी थी जब वो थे एक बार इसके लिए उनको CMI को लिखा कि आपने तथ्य दुरुस्त करो, पिछले साल लिखी थी। नहीं, अब इस बार मैं AG साहब से बात करूंगा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करनी होगी तब भी करेंगे। ऐसे ही एक आंकड़ा और आपके सामने मैंने रखना है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद सच्चर कांग्रेसी हो गई है। यह लगभग तय हो गया है कि मोगा असेंबली सीट पर वो कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब मामलों के इंचार्ज हरीश चौधरी मोगा पहुंच रहे हैं। वो मालविका की उम्मीदवारी का ऐलान सरकारी तौर पर करेंगे। इतवार के रोज उम्मीदवारी अनाउंस नहीं हो सकी, मगर कांग्रेस में उन्हें ऑफिशियली शामिल कर लिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि मालविका ने ऑनलाइन मेंबरशिप तो ले ली है। इसके बाद कुछ और कांग्रेसी कायदीन ने मालविका के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की। भले मालविका इस पर चुप हैं और कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, मगर कांग्रेसियों ने मोगा से हरदोत कमल से दूरियां कल से बना ली है और उन्हें हाईकमान से अहकाम भी शायद मिल चुके हैं। मोगा असेंबली सीट कांग्रेसी सीट है। 1957 के बाद हुए 15 असेंबली इंतखाबात में 9 बार कांग्रेस वहां जीती है। 2017 के इंतखाबात के दौरान हरजोत कमल ने आम आदमी पार्टी को वहां से मात दी थी। अगर यहां पर अकाली दल या दूसरी पार्टियों की जीत हुई भी तो कांग्रेसियों ने ही उनका साथ दिया था। यही वजह है कि लंबी सोच विचार के बाद सूद के खानदान ने कांग्रेस के साथ जाने का मन बनाया है। सोनू सूद नहीं चाहते हैं कि किसी भी गलती से बहन हार जाए, क्योंकि हार का असर उन पर पड़ना लाजमी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र उन इलाकों के लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। महकमे मौसमियात के तर्जुमान ने बताया कि भारी बर्फबारी के पेश नज़र वादी के बालाई इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने का इम्कान है। जवाहर टनल के आर पार नासाजगार मौसमी हालात के पेश नज़र इंतजामिया ने मुताल्लिका अजला के तरक्याती कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो लोगों की नकलो हरकत के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दें और ऐसे इलाकों में जाने से परहेज करें जहां से तोदे गिरने का अंदेशा रहता है। बता दें कि डिजास्टर मैनेजमेंट ने गुज़िश्ता दिनों ही इस हवाले से सभी अजला के कमिश्नरों को आगाह किया था कि भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदे गिराने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र उन इलाकों के लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। यहाँ ये बात तवज्जो तलब है कि पिछले 2 रोज़ के दौरान वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में 5 से 6 फुट तक बर्फबारी हुई है, जिस वजह से उन इलाकों में रिहायश पजीर लोग घरों में ही महसूर होकर रह गए हैं। जनूबी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रिहायश पजीर गुज्जर
बकरवाल गांव को इंतजामिया ने पहले ही महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल कर दिया। हिंदुस्तानी फौज मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कश्मीरियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसकी एक और मिसाल हाल ही में देखने को मिली है। चिनार कौर की एक टीम ने बर्फीले तूफान के बीच एक प्रेग्नेंट खातून को अपने कंधों पर उठाकर पैदल शोपियां के जिले अस्पताल तक का सफर तय किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के पंजाब के पहाड़ी इलाके मुर्री में जबरदस्त बर्फबारी की वजह से 1000 से ज्यादा टूरिस्ट गाड़ियां बीच रास्तों में ही फंस गई हैं, जिनमें हजारों लोग सवार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के रोज फंसे इन गाड़ियों में सवार लोगों में से 10 बच्चे समेत कम से कम 23 अफराद की मौत हुई है। मरने वालों में से कम 10 की मौत कार में बैठे बैठे ही दम घुट जाने की वजह से हुई है। कार में बैठे बैठे मरने वालों का दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही वहां बुरे हालात से जूझ रहे टूरिस्ट के वीडियो और फोटो भी खूब शेयर किए जा रहे हैं। इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज 1122 के हवाले से दी गई जानकारी में कहा गया कि मरने वालों में एक पुलिस एहलकार, उसकी बीवी और 6 बच्चे शामिल हैं। एक दीगर खानदान के भी 5 लोगों के मरने की खबर है। एक टूरिस्ट उस्मान अब्बासी ने फोन पर मीडिया को बताया कि लोग बहुत बुरी हालत में सिर्फ टूरिस्ट की इस बर्फ से नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि लोकल मकामी लोगों ने वहां पे कई टूरिस्टों की गाड़ियां फंसने की भी खबर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी टूरिस्ट बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन हफ्ते के रोज वापस लौटते वक्त सड़कों पर ही फंस गए। पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख राशिद के मुताबिक ब्रिटिश कॉलोनियल शहर मुरी में ये हालात पिछले कुछ दिनों के दौरान 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट व्हीकल्स पहुंच जाने की वजह से बने हैं। इससे पहले रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने सोशल मीडिया पर 23,000 गाड़ियों से लोगों को रेस्क्यू किए जाने और अब भी 1000 गाड़ियां फंसी होने की इत्तला दी थी। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट रात से ही शुरू हो गया था, जिसमें हमारे मिलिट्री पुलिस के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ट्रैफिक मैनेजमेंट में लग गए थे। अर्ली मॉर्निंग में जब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रूट्स ब्लॉक किए और ये सारे की सारी जब रिपोर्ट्स आई, तो उस वक्त फिर नेचुरली बड़े स्केल के ऊपर पूरा का पूरा एक एफर्ट स्टार्ट करना पड़ा। और आगे ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हिदायत आई कि बगैर किसी इंस्ट्रक्शंस और उसके ऑल आउट सपोर्ट करनी है और कोशिश ये हो कि तमाम लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर उस तरह इमदाद पहुँचाई जाए और किसी किस्म की किसी को प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आपको मालूम है कि मौसम की सख्ती और फिर उसके बाद जितना बड़ा लार्ज इन्फ्लक्स टूरिस्ट का आया, रात के वक्त में तो 2 कैंप्स इस्टेब्लिश हो गए थे। एक कुलडन्ना में हमारे आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स में एक रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर, और दूसरा हमारा स्टेशन सप्लाई डेपो है सनी बैंक में, जहाँ पर हमने कोई अराउंड 60 फैमिलीज़ कुलडन्ना APS में आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स में रहीं और 50 फैमिलीज़ जो कि कोई 250 पर्सनल थे, जिनमें बच्चे बड़े और मर्द औरत सब शामिल हैं। जो ओवरऑल मिलिट्री इंजीनियर एफर्ट्स, जिसमें FWO के डोजर्स भी और मिलिट्री इंजीनियर्स के भी कुछ पिंडी से मूव किए एक्सप्रेस वे को भी खोलने के लिए, मैं स्पेशल मेंशन करूंगा NHA का और हाईवे डिपार्टमेंट का। सेक्रेटरी हाईवे पर्सनली इन टच भी रहे
और इनकी मशीनरी भी सारी रही और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी पूरी सपोर्ट रही, और जिसमें तकरीबन शाम 3 बजे तक एक्सप्रेस वे जो है वो खुल चुका था। जो इसमें इस वक्त क्रिटिकल 2 जगह हैं, जो जिगा गली से बाड़ियाँ तक का जो इलाका है जिसमें कुलडन्ना से आगे तक, और जैसे कि कुलडन्ना से बाड़ियाँ के बीच में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी, ये वो जगह हैं जहाँ के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम बिकॉज केपी की तरफ नहीं जा सक रही थी ट्रैफिक, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स आने की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक थी। काफ़ी सारी इसमें से इवैक्यूएशन एफर्ट हो चुकी हुई। मज़ीद हमने 4 रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश किए हैं, जिनमें जिका गली में एक रिलीफ कैंप है जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, मिलिट्री कॉलेज मरी में, और वहाँ पर ही एक चर्च है क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का कंजेशन उस तरफ था, वो है। और इसके अलावा जो रिलीफ कैंप जो मैंने पहले 2 जिक्र किए कि एक आर्मी स्कूल पब्लिक स्कूल कुलडन्ना में और एक ब्राजील के मिनस गैरेस रियासत में हफ्ते के रोज एक बड़ा हादसा पेश आया था। एक झील में कुछ बोट्स पर एक भारी चट्टान गिर गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 32 लोग जख्मी हुए। इसके अलावा 20 लोग लापता भी हैं। इस वाक़े का वीडियो भी सामने आया। इसमें दिख रहा है कि फरनास लेक पर लोग बोट की सवारी कर रहे हैं। इसी दौरान चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बोट के ऊपर गिर गया। मिनस गैरेस फायर फाइटर्स के कमांडर कर्नल एडगार्ड ने इस वाक़े के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 7 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है, वहीं 32 लोगों के जख्मी होने की बात भी सामने आई है। तुर्क हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए तुर्क शहरियत हासिल करने के कवानीन में चंद तब्दीलियां की हैं। गैर मुल्की अफराद बैंक डिपॉजिट, सरमायाकारी या प्रॉपर्टी खरीद कर तुर्की की शहरियत हासिल कर सकते हैं। नए कवानीन के तहत गैर मुल्की शहरी सिर्फ 3 साल के लिए $5 लाख जमा करवा कर उन्हें तुर्क लिरा में तब्दील करके मुल्क की शहरियत हासिल कर सकते हैं। नए जवाबित में यह भी कहा गया है कि जो गैर मुल्की तुर्की में कम से कम $2.5 लाख अमेरिकी डॉलर की जायदाद खरीदेंगे वो भी तुर्की की शहरियत हासिल कर सकेंगे, ताहम वो जायदाद 3 साल से कबल फरोख्त नहीं कर सकेंगे। इसी तरह बैंक डिपॉजिट की सूरत में भी $5 लाख अमेरिकी डॉलर जमा कराकर उन्हें मकामी करेंसी लीरा में तब्दील कराना होगा। ये रकम भी कम से कम 3 साल की मुद्दत के लिए तुर्की में रहनी चाहिए। ये फैसला तुर्क लीरा को मुस्तहकम करने के लिए गए इक़दामात में से एक है। गुज़िश्ता माह अमरीकी डॉलर के मुकाबले में तुर्क लीरा की कदर कम हो गई थी, ताहम सदर एर्दोवान की जानिब से मुतअद्दिद इक़दामात के बाद तुर्क लीरा अपनी शरह तबादले को दोबारा 25% तक बेहतर बनाने में कामयाब रहा। तुर्क लीरा की कदर में कमी के बाद गैर मुल्कियों ने तुर्की में जायदाद खरीदने में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता बरस के इख्तिताम पर तुर्की की हाउसिंग मार्केट में तेजी की बड़ी वजह लीरा की कदर में कमी रही थी। तुर्की ने सन 2017 में प्रॉपर्टी खरीदने के बदले शहरियत हासिल करने की स्कीम मुतारिफ कराई थी। इब्तिदा में जायदाद के लिए कम से कम मालियत $10 लाख अमेरिकी डॉलर की शर्त रखी गई थी, ताहम सन 2018 में इसे कम करके $2.5 लाख कर दिया गया। तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला आमिर खान मुत्तकी हफ्ते के रोज़ ईरान के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने ईरानी हुक्काम से अफगान पनाह गज़ीनों के मसाइल और जंगज़दा अफगानिस्तान में बढ़ते हुए माशी बहरान पर तबादला ख्याल किया। ख्याल है कि ईरान ने दीगर ममालिक की तरह अगस्त में अमरीका की क़यादत में गैर मुल्की अफवाज की उजलत में इनखला के बाद से तालिबान की तश्कील करदा नई हुकूमत को अब तक तस्लीम नहीं किया है। तालिबान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अब्दुल क़ाहिर बल्खी ने ट्विटर पर कहा कि वज़ीर ख़ारजा के दौरे का मकसद अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, राहदारी और पनाह गज़ीनों के मसाइल पर बातचीत है। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी की क़यादत में तालिबान का वफ़द पहले ही ईरानी हुक्काम से इब्तिदाई बातचीत कर चुका है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।